हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामजी दास राठौर, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एमएलबी कॉलेज ग्वालियर। आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास आपकी चल रही है, जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंट यूनिट 1 में अध्ययन कर रहे हैं। और आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वह है रोजनामचा का उपविभाजन, रोकड़ बही, सब डिवीज़न ऑफ जर्नल, कैश बुक। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के साथ ही हम इसका अध्ययन करते हैं। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सबसे पहला जो शीर्षक हमारे सामने है वह है रोकड़ बही का अर्थ और परिभाषा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको जानते हैं। प्रारंभिक लेखे की सहायक पुस्तकों सब्सिडरी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रोकड़ बही मुख्य सहायक बही और प्रधान बही है। मेन सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। तो ये आपकी क्या है, मुख्य सहायक बही और प्रधान बही भी है। सभी नगद प्राप्तियों और भुगतानों के लेखों से युक्त रोकड़ बही व्यवसाय की तरलता की स्थिति, लिक्विडिटी पोजीशन का दर्पण है कि आपके व्यवसाय की एक्चुअल फ्लो पोजीशन क्या है, तरलता की क्या स्थिति है। और रोकड़ बही को रोकड़ खाता कैश अकाउंट के स्थान पर खोला जाता है। जब आप रोकड़ बही मेंटेन करते हैं तो आपको अलग से कैश अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं रहती है। रोकड़ बही के अर्थ की यदि हम बात करें तो व्यवसाय में होने वाले नगद लेन देनों का लेखा जिस बही में तिथिवार किया जाता है उसे रोकड़ बही कहते हैं। तो जितने भी आपके कैश ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस के, उन सभी कैश ट्रांजैक्शंस को जिस बुक में आप डेट वाइज लिखेंगे तो वह आपकी रोकड़ बही या कैश बुक कहलाएगी। और कैश बुक रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में ऑल कैश रिसिप्ट्स, जितनी भी रोकड़ प्राप्तियां हैं वह लिखी जाएंगी। और क्रेडिट पक्ष में जितने भी आपके भुगतान हैं, पेमेंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। यह वही वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है और इस बही का हमेशा नाम शेष डेबिट बैलेंस होता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि कैश बुक का हमेशा डेबिट शेष ही होता है और कैश बुक आपका रियल अकाउंट है। हम इसकी एक डेफिनेशन पर भी चर्चा करें तो एंड्रयू मुनरो के अनुसार रोकड़ बही वही है जिसमें सिक्के, नोट, चेक, पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट आदि के रूप में प्राप्त रकम या भुगतान की गई रकम का लेखा किया जाता है। तो देखिए, आपको कैश किसी भी रूप में प्राप्त हुई हो, चाहे वो नगद प्राप्त हुआ हो, चेक, ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, तो उसका लेखा आप इसमें करेंगे डेबिट साइड में। और इसी तरीके से आप किसी भी वे में पेमेंट करें तो उस पेमेंट को भी इसके क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। यदि हम इस परिभाषा और अर्थ के आधार पर इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो कुछ विशेषताएं आपको याद रखनी चाहिए। पहली कि रोकड़ बही में केवल नगद लेन देनों का तिथिवार लेखा किया जाता है। पहली बात आप ये याद रखें कि इसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को ही लिखना है। सेकंड वन, डेबिट में आप कैश रिसिप्ट लिखेंगे और क्रेडिट में कैश पेमेंट्स को आप लिखेंगे। थर्ड वन कि यह वही लेन देन के एक पक्ष नगद तथा बैंक से संबंधित पक्ष का लेखा करती है। तो जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमारा कैश और बैंक से रिलेटेड ही इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। और चौथा, ये वही एक ही समय में रोजनामचा और खाता वही दोनों का काम करती है। अब देखिए, जब आप कैश बुक मेंटेन करेंगे तो आपको अलग से कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक पॉइंट। और अनदर पॉइंट कि आपको अलग से इसकी जनरल एंट्री करने की भी आवश्यकता नहीं है।
और ये हम जो सब डिवीज़न कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है कि बड़े व्यापारी यदि जर्नल को मेंटेन करेंगे तो जर्नल का वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है और काफ़ी बड़ी बुक आपको मेंटेन करनी पड़ेगी जो कि काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है। इसलिए हम अब सब डिवीज़न ऑफ जर्नल पढ़ रहे हैं जिसमें पहला शीर्षक हमारे पास रोकड़ बही चल रहा है। तो रोकड़ बही में आप जब मेंटेन करेंगे रोकड़ बही को तो आपको रोजनामचा जर्नल और खाता बही दोनों का काम एक साथ ही इसी बही में आसानी से मैनेज हो जाता है। इसके बाद रोकड़ बही का शेष हमेशा डेबिट होता है तो इसका डेबिट बैलेंस रहेगा। और व्यापार में रोकड़ बही रोकड़ खाता कैश अकाउंट का विकल्प है और लास्ट वन रोकड़ बही खोलने पर रोकड़ खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि रोकड़ बही में से ही रोकड़ खाते का काम लिया जाता है। तो ये हम बात कर रहे थे अभी रोकड़ बही की आशय, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में। अब जो अगला शीर्षक हमारे सामने स्क्रीन पर है वह है रोकड़ बही, सहायक बही और प्रधान बही। तो प्रधान बही और सहायक बही किस तरीके से है, तो कैश बुक, अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट लेजर, तो किस टाइप से ये रहेगी। तो रोकड़ बही, सहायक बही, सब्सिडरी बुक तथा खाता बही के उद्देश्यों को पूरा करती है। इसे सहायक बही इसलिए कहते हैं कि सर्वप्रथम समस्त लेन देनों का लेखा इस बही में किया जाता है। और खाता बही इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोकड़ बही के बनाने से खाता बही में रोकड़ खाता अलग से नहीं बनाया जाता है। तो रोकड़ बही के आधार पर आप सीधे इसका बैलेंस तलपट में लिख देते हैं और रोकड़ बही दोहरे लेखे की प्रधान बही या खाता बही का काम करती है। निष्कर्षतः यह है कि रोकड़ बही एक सहायक बही भी है, आपको मदद करती है, और प्रधान बही खाता बही भी है। ठीक है, तो कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक और लेजर। इसके बाद जो तीसरा बिंदु आपकी स्क्रीन पर है वह है रोकड़ बही, प्रारंभिक लेखा बही तथा प्रधान बही। तो रोकड़ बही प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है कार्टर के अनुसार, जिसका उद्देश्य मुद्रा में समस्त प्राप्ति और भुगतानों का लेखा करना होता है। तो कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ मनी। तो जितने भी आपके नकद लेन देन हो रहे हैं उनको आप इसमें लिखते हैं। तो रोकड़ बही प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है और इसी आधार पर रोकड़ बही को प्रारंभिक लेखे की बही तथा प्रधान बही भी कहा जाता है। तो कैश बुक इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर, चूँकि आप इसका डायरेक्ट रिकॉर्ड कैश अकाउंट की तरह डील कर लेते हैं तो इसलिए इसको अपन प्रधान बही भी कहते हैं। तो सहायक बही, प्रधान बही, प्रारंभिक लेखा बही और प्रधान बही, अभी हमने इसके बारे में चर्चा की। और जैसा कि हम इसके पहले भी समझ चुके हैं कि रोकड़ बही का हमेशा जो शेष होता है वो डेबिट शेष ही होता है। चलिए अब हम रोकड़ बही के कुछ लाभों के बारे में चर्चा करते हैं कि रोकड़ बही जो आप मेंटेन कर रहे हैं उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको रोकड़ शेष की जानकारी हो जाती है, क्योंकि आप अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट से भी आपको बैलेंस मिलता है। सेम प्रोसेस जो रोकड़ बही आप मेंटेन कर रहे हैं तो वो जस्ट लाइक अकाउंट ही है। तो इससे आपको कैश बैलेंस की जानकारी मिल जाती है कि आपके पास करंट कैश बैलेंस कितना है। सेकेंड वन कि खाता बही से आपको छुटकारा मिल जाता है। जब आप रोकड़ बही बनाते हैं तो अलग से आपको इसकी खाता बही नहीं बनाना है, कैश अकाउंट नहीं बनाना है, तो वो आपका वर्क कुछ कम हो जाएगा। थर्ड वन समय परिश्रम की बचत, चूँकि आप जनरल एंट्री भी इसमें नहीं कर रहे हैं, केवल आपने एक कैश बुक मेंटेन की, कैश अकाउंट भी मेंटेन नहीं करना पड़ा, तो इसलिए आपका समय और परिश्रम दोनों बच जाते हैं। और तीसरा गबन, जालसाजी, धोखाधड़ी पर रोक। तो जितने भी आपके फ्रॉड्स हैं तो वो फ्रॉड्स अब आपके व्यापार में नहीं होते, क्योंकि आपको कैश इन हैंड की जानकारी रहती है और आप सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो एक्चुअल कैश बैलेंस को आप बार बार कंपेयर कर लेते हैं तो आसानी से आप अपने व्यवसाय पर नियंत्रण कर सकते हैं। देन अगला बिंदु है कि लेन देनों के कार्य में सुविधा।
तो लेन देनों के कार्य में सुविधा का एस्पेक्ट ये है कि जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो आपको अपना कैश बैलेंस पता होता है और उसके आधार पर ही आप ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उधार लेन देन ना करें, जितना हमारे पास पैसा है हम उतना ही लेन देन करें। तो ये जानकारी कैश बैलेंस की जानकारी होने के कारण हम लेन देनों से कार्य में सुविधा हमको मिलती है। और इसके बाद बैंक व्यवहारों का लेखा, तो इसका एस्पेक्ट ये है कि जो आप ने बैंक अकाउंट खोला हुआ है तो उस बैंक अकाउंट के बारे में भी जानकारी आप अपने कैश बुक में मेंटेन कर सकते हैं। 2 कॉलम कैश बुक हम मेंटेन करते हैं, 3 कॉलम कैश बुक हम मेंटेन करते हैं, तो उसमें हमारे पास एक कॉलम हम बैंक का बना करके भी चलते हैं। तो बैंक संबंधी जानकारी भी हमको आसानी से मिल जाती है। लेकिन रिमेंबर दैट, यहाँ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, लेकिन बैंक का बैलेंस आपका डेबिट अथवा क्रेडिट दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये थोड़ा आप याद रखिएगा। और इसके बाद जो अगला बिंदु है हमारे पास कि व्यापार की योजना बनाने में सरलता, तो चूँकि आपका कैश बैलेंस आपके सामने है तो आप आसानी से अपने बिजनेस प्लान को बना सकते हैं उसके अनुसार। और नगद से संबंधित लेखों का समीकरण, तो एक आपका इक्वेशन मिल जाता है आपके पास कि ऑल रिसिप्ट इज इक्वल टू ऑल पेमेंट्स, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते हैं आपके पास। तो और कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को भी आप आसानी से कैश बुक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। और जो लास्ट वन ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लाभ है हमारे पास, वो है ड्यूल एस्पेक्ट, ड्यूल पर्पस, दोहरा उद्देश्य को पूरा करना। तो रोकड़ वही, जहाँ एक और आपकी सहायक वही है, सब्सिडरी बुक है, हमने अभी इसके बारे में जाना। तो साथ ही साथ ये खाता वही भी है। तो इस तरह से इस वही को रखने से दोहरा उद्देश्य, डबल ऑब्जेक्ट आपका पूरा होता है कि एक वही आपने मेंटेन की और आपका दो दो बुकों का उन्होंने काम कर दिया। तो अभी हमने ये जो बात की तो वो थी रोकड़ वही के लाभों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि रोकड़ वही कितने प्रकार की होती है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है कि ये 3 प्रकार की आपको बताई जा रही है। सबसे पहली है साधारण रोकड़ वही। तो साधारण रोकड़ वही में आप कैश का ही कॉलम मेंटेन करेंगे, ठीक है ना, और इस 1 कॉलम कैश बुक को ही आप इसमें मैनेज करेंगे। और आपके जो कॉलम रहेंगे वो कॉलम इस तरीके से रहेंगे: डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर नंबर और अमाउंट, ये डेबिट साइड रहेगा। और क्रेडिट साइड में भी सेम कॉलम आपके रहेंगे: डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। तो इस तरीके से आप सिंपल कैश बुक को मेंटेन करेंगे और इससे आपका जो बैलेंस आएगा, तो याद रखिएगा फॉरएवर आपका डेबिट बैलेंस ही आता है। हाँ, ये हो सकता है किसी टाइम पर कि दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाए, देयर इज़ नो बैलेंस, लेकिन यदि बैलेंस आएगा तो डेबिट टोटल ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड ही आपका बैलेंस बचेगा, जिसको हम बोलेंगे कि कैश बुक का हमारा डेबिट बैलेंस है। क्लियर। और जो सेकंड बुक हमारे पास है वो है 2 खाने वाली रोकड़ वही, तो 2 कॉलम कैश बुक। तो 2 कॉलम कैश बुक में आप क्या करेंगे कि जो अभी आपने कॉलम मेंटेन किए थे अमाउंट के, तो अमाउंट का 1 कॉलम मेंटेन किया था आपने, अब आप 2 कॉलम मेंटेन करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो 2 कॉलम कैश बुक आप मेंटेन करेंगे तो 2 कॉलम आपका डिस्काउंट और कैश का भी हो सकता है, एक बात, और 2 कॉलम आपका कैश और बैंक का भी हो सकता है। तो उसको भी कभी कभी 2 कॉलम क्या करके अपन चलते हैं। बाकी प्रोसीजर एक जैसा ही रहेगा कि ऑल रिसिप्ट्स आपको डेबिट में एंटर करना है और ऑल पेमेंट्स आपको क्रेडिट साइड में एंटर करना है। किस टाइप से अभी अपन करेंगे तो अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको आगे समझाया जाएगा। और इसके बाद आपके हैं 3 कॉलम वाली कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। तो 3 कॉलम कैश बुक में आप क्या करेंगे कि जो आपके कॉलम रहेंगे डेट, पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश और बैंक, ये डेबिट साइड रहेगा। सेम प्रोसेस आपका क्रेडिट साइड में भी रहेगा: डेट, पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश और बैंक। अब यहाँ आपने अकेला LF का कॉलम मेंटेन किया है, वाउचर नंबर का कॉलम मेंटेन नहीं किया है। तो आप देख लीजिए, वाउचर नंबर जनरली कॉलम आप मेंटेन करके चलें, लेकिन कुछ राइटर उसको हटा देते हैं कि यदि आपके पास वाउचर नहीं है तो आप उसका नंबर ना लिखें, लेकिन यदि है तो उसका नंबर आपको लिखना है।
LF का कॉलम अपन मेंटेन करके चलते हैं, जनरल एंट्री में भी हम इसको मेंटेन करके चल रहे थे। लेजर बनाने की आवश्यकता हमको इस कैश बुक के आधार पर बाकी जितने अकाउंट्स खुले हुए हैं उनके लेजर तो बनाने पड़ेंगे ना आपको, तो इसलिए हम इसमें LF कॉलम मेंटेन करके चलेंगे। तो ये बात थी रोकड़ बही के प्रकारों के बारे में। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इस कैश बुक की जानकारी को लेना चाहेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिया गया है, इसको ज़रा ध्यान से पहले समझते हैं सवाल क्या लिखा हुआ है, साथ में इसका सॉल्व भी है। तो इसको सवाल को ज़रा समझिए। तो आपको दिया है कि निम्नलिखित लेन देनों को रोकड़ और बैंक स्तंभ के साथ रोकड़ बही में लेखा कीजिए। आपको लिखा है 2016 जनवरी 1 बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश इन हैंड, आपको अमाउंट दी है 12,000 2,300 और जनवरी 7 में राम से 4,000 रुपये का चेक पाया और 200 रुपये का आपने उसको डिस्काउंट दिया हुआ है और 8 तारीख में उपयुक्त चेक को आपने बैंक में जमा कराया, डिपॉजिटेड दी अबव चेक इनटू बैंक। 12 तारीख को बैंक में जमा किया है, डिपॉजिटेड इन दी बैंक, नॉर्मल कैश आपने जमा किया है 500 और इसके बाद मनी ऑर्डर प्राप्त किया है आपने 500 रुपये का, 200 रुपये का आपका चेक था वो, और कार्यालय के लिए बैंक से धन निकाला है 300 रुपये का और बैंक व्यय आपने किए हैं 20 रुपये के और बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज है आपका 1,000 रुपये। अब इन ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया है, तो आप देखिए आपने सबसे पहले जो काम किया हुआ है, तो थोड़ा हम पेन की सहायता से अब यहाँ चलते हैं। तो देखिए किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। आपने टाइटल लिखा कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम, ये आपकी 2 कॉलम कैश बुक है। देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल कैश का कॉलम बनेगा अमाउंट वाला, बैंक वाला नहीं बनेगा। यहाँ हमने कैश का कॉलम भी बनाया हुआ है और बैंक का कॉलम भी बनाया हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है 2 कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में आपका बैंक का कॉलम अथवा डिस्काउंट का कॉलम नहीं होता। चलिए अब हम इसके बैलेंसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन हमारे पास था 2016 में हमारे पास बैलेंस दिए गए थे बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश इन हैंड। तो रिमेंबर दैट कैश का बैलेंस कैश इन हैंड ही होगा, डेबिट बैलेंस ही होगा। तो डेबिट बैलेंस को हम डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस BD करके। तो टू बैलेंस BD करके आपने लिखा हुआ है और अमाउंट आपके पास है 2,300। इसके बाद आपका जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस होगा और उसको आप क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में लिखेंगे, जो कि आपने लिखा हुआ है 12,000 रुपीज़। तो वो आपने लिखा बाई बैलेंस BD। अब पहला पॉइंट ही आपको याद रखना है कि यदि बैंक बैलेंस होता तो डेबिट में लिखते, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है इसलिए उसका बैलेंस आपने क्रेडिट साइड में लिखा है। क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट पर हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट हमारे पास जनवरी 7 का है ट्रांजैक्शन और उसमें लिखा है कि राम से 4,000 रुपये का चेक मिला और 200 रुपये छूट दी। क्योंकि अभी हमने डिस्काउंट कॉलम मेंटेन नहीं किया हुआ है, तो राम से जो चेक मिला है उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे और हमारी एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि जो चेक मिलता है उसको हम इक्विवेलेंट टू कैश मान के चलते हैं। तो आपने क्या लिखा जनवरी 7 में टू राम, तो राम कितना लिखा आपने, जितने का चेक मिला है, चेक कितने का मिला है आपको 4,000 रुपये का, तो आप इसको लिखेंगे टू राम अमाउंट ₹4,000। तो हमने क्या लिखा टू राम 7 तारीख में 4,000 रुपये। अब अगला जो ट्रांजैक्शन है 8 तारीख को आपने उपयुक्त चेक को बैंक में जमा कराया। अब चेक आपने बैंक में जमा कराया, जब चेक आया था तो आपने क्या माना था उसको कैश। अब आप इस कैश को बैंक में जमा करा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। एंट्रियों के टाइप के समय हमने बात की थी कि कॉन्ट्रा एंट्री हमारे सामने होती है, इसको आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे। बैंक कॉलम आपके पास है, कैश कॉलम आपके पास है, दोनों अकाउंट एक साथ मैनेज किए जा रहे हैं। तो 8 तारीख में आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ये आपने टू कैश अकाउंट लिखा हुआ है। अमाउंट आपके पास कितना है 4,000 का, तो 4,000 आप लिखेंगे इसको और साथ में लिखेंगे LF कॉलम में सी आपने उभय पक्ष प्रविष्टि कॉन्ट्रा एंट्री के लिए मैनेज किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको इसका अलग से लेजर बनाने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि कैश में और बैंक में दोनों जगह आप एंट्री कर रहे हैं।
तो आपने बैंक कॉलम के डेबिट साइड के लिए लिखा टू कैश अकाउंट, सेम थिंग सेम डेट आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट और अमाउंट लिखा जाएगा कहाँ पर, कैश कॉलम में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे सामने क्या थी अभी, कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये हमने कॉन्ट्रा एंट्री को इसमें मैनेज किया। आगे जो 12 तारीख है नॉर्मल बैंक में जमा किया, तो बैंक में आपने पैसे जमा किए तो एंट्री क्या हुई आपकी, एंट्री आपकी क्या आएगी, जो बैंक में जमा किया डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने कितने जमा किए हैं 200 रुपये। तो अगेन आपका जो बैंक अकाउंट, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है 12 तारीख में लिखते समय, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आप क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है ₹200, और सेम थिंग आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, तो वो कैश कॉलम में लिखा जाएगा अमाउंट ₹200। क्लियर। ये दोनों कॉन्ट्रा एंट्री आपकी किसके संबंध में थी, बैंक में पैसा जमा कराने के लिए। इसके बाद जो 15 तारीख है, तो 15 तारीख में आपके पास क्या है, रिसीव्ड अ मनी ऑर्डर, आपको एक मनी ऑर्डर मिला है। तो मनी ऑर्डर मिला, कैश मिला आपके पास, तो जिस कारण से कैश मिलता है उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। तो हमने लिखा टू मनी ऑर्डर और आपको अमाउंट मिला है कितना, 500 रुपये। इसके बाद आपकी जो अगली एंट्री है, नेक्स्ट वन एंट्री, तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से धन निकाला। अब देखिए, आप बैंक में पैसा जमा कराएंगे तब कॉन्ट्रा एंट्री होगी, और बैंक से पैसा निकालेंगे फॉर ऑफिस यूज, उस समय भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो ऑफिस यूज के लिए जो आपने पैसा निकाला है उसके लिए एंट्री आपकी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आप देख रहे हैं 16 तारीख में जनवरी में जो एंट्री लिखी हुई है, तो कैश कॉलम में आप लिखेंगे अमाउंट उसका, और लिखेंगे क्या, टू बैंक, LF में लिखना है C, और अमाउंट आपने लिखा 300। सेम थिंग आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कैश, और अमाउंट लिखा जाएगा आपका बैंक कॉलम में ₹300। क्लियर। देन इसके बाद आपके पास अगली एंट्री है 18 तारीख के लिए बैंक व्यय। तो बैंक व्यय बैंक से चार्ज किए जाते हैं, क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाई बैंक चार्जेस, और ₹20 आपने लिखा, और सेम थिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ 2 पॉइंट आपके सामने हो सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है तो आप उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में, जो कि इन्होंने लिखा हुआ है, आपका पेमेंट हुआ बैंक कॉलम से 1000 रुपये का। और यदि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आपको मिलता है तो वो आपकी इनकम होती है, उसको आप लिखते डेबिट साइड में। अब इतना काम करने के बाद आपको इसके बैलेंस निकालना है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि कैश बुक का आपका बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट टोटल ज़्यादा आएगा कैश कॉलम का। तो कैश कॉलम का आपने देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप टोटल करेंगे, टोटल है 7100। क्रेडिट साइड में आपने लिखा, और आपके पास बैलेंस जो बचेगा एट द एंड ऑफ द मंथ, जो भी आपका महीना चल रहा है, जनवरी 31 को आपने बैलेंस निकाला बाई बैलेंस CD 2900। और जो बैंक कॉलम की जहाँ तक बात है, तो मैंने आपको बताया था कि बैंक कॉलम में आपका कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट अथवा क्रेडिट। अभी रनिंग जो सवाल आपका चल रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, उसको आप पहले लगाइए, देन उसको आप लिखिए। तो डेबिट में आपके पास जो बैलेंस बच रहा है वो है 9120, 9,120 रुपये। तो इस तरीके से हमको 2 कॉलम कैश बुक में सवाल करना है। यहाँ जो सम था ये, अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि सिंगल कॉलम कैश बुक है तो उसमें ओनली कैश का कॉलम मेंटेन करना है, तो सिंगल कॉलम कैश बुक आपकी तैयार हो जाएगी। 2 कॉलम कैश बुक है तो उसमें बैंक का कॉलम आपको मेंटेन करना है अथवा डिस्काउंट का कॉलम मेंटेन करना है, तो आपकी 2 कॉलम कैश बुक मेंटेन हो जाएगी। क्लियर। और 3 कॉलम कैश बुक कैसे मेंटेन करेंगे, तो वो हम अगले सवाल में अभी अब समझेंगे। तो ये एक उदाहरण के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि कैश बुक को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक और हमारे पास उदाहरण है जिसमें हमको कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम 3 कॉलम कैश बुक को मेंटेन करके चलेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर अगेन है कि आपको प्रारंभिक शेष दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, अशोक से चेक मिला उसको छूट दी, बैंक में नगद जमा किए, योगेंद्र ने नगद दिया, निजी व्यय के लिए आपने बैंक से निकाले। अब देखिए यहाँ निजी व्यय के लिए निकाले हैं, वहाँ आपने ऑफिस प्रयोग के लिए निकाले थे। तो ऑफिस प्रयोग के लिए कॉन्ट्रा एंट्री होती है, निजी व्यय के लिए नहीं होती है। और ऋण का भुगतान 3000 रुपये आपने पाया है, पैसा मिला है,
इसमें से 2,000 रुपये बैंक में जमा किए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके की एंट्री आपको दी गई है। तो इनको किस तरीके से अपन मेंटेन कर रहे हैं, तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो काम आपको दिया गया है, आपने टाइटल लिखा 3 कॉलम कैश बुक। ओके, कॉलम आप बना लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF और अमाउंट के 3 कॉलम आपको मैनेज करना है, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। सेम प्रोसेस आप क्रेडिट साइड में मेंटेन करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट के तीनों कॉलम रहेंगे, डिस्काउंट, कैश और बैंक। पहली एंट्री को आप देखें तो 2016 में आपके पास बैलेंस थे, कैश का बैलेंस आपने डेबिट साइड में लिखा हुआ है, टू बैलेंस BD करके कैश कॉलम में, और बैंक ओवरड्राफ्ट आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस BD करके बैंक कॉलम में। तो ये काम हमने पिछले सवाल में भी किया था, सेम प्रोसेस इसमें करना है। जनवरी 7 में आपको अशोक से चेक मिला। अब अशोक से चेक मिला तो कैश के रूप में मिलता है आपके लिए, तो आपने लिखा टू अशोक और उसका अमाउंट आपने लिख दिया कैश कॉलम में, और जो डिस्काउंट का अमाउंट था तो वो डिस्काउंट का अमाउंट आप डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे। क्लियर? क्योंकि 3 कॉलम कैश बुक हम मेंटेन कर रहे हैं। पिछले सवाल में हमने डिस्काउंट कॉलम मेंटेन नहीं किया था, इसलिए हमने डिस्काउंट को नहीं लिखा था। ओके, देन आफ्टर दैट आपको क्या दिया हुआ है कि 9 तारीख बैंक में नगद जमा किए। नॉर्मल आपने बैंक में जमा किए हुए हैं। काउंटर एंट्री आपके सामने क्या निकल के आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपने क्या लिखा, टू कैश, और अमाउंट का लिखेंगे बैंक कॉलम में, और वहाँ क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में 9 तारीख में ही बाई बैंक, और अमाउंट का लिखेंगे कैश कॉलम में। अब यहाँ एक बात याद रखना कि पर्टिकुलर में जो आप लिख रहे हैं उसके अपोजिट कॉलम में आपको उसकी अमाउंट लिखना है। ऐसा आपसे ना हो जाए कि आप लिखें टू कैश और कैश कॉलम में ही अमाउंट लिख देंगे, तो वो आपकी गलत हो जाएगी। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये काउंटर एंट्री आपकी हुई बैंक में नगद जमा करने के लिए। और इसके बाद योगेंद्र ने नगद दिया। आपको योगेंद्र से नगद पैसा मिला है, कैश पैसा आपको मिल रहा है, तो आपने लिखा 12 तारीख में टू योगेंद्र, और उसका अमाउंट आप लिख देंगे कहाँ पर, कैश कॉलम में आपने अमाउंट लिखा है ₹100। दैन इसके बाद आपके लिए दिया है 15 तारीख में कि निजी व्यय के लिए बैंक से आपने निकाले हैं, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़, तो आपने विड्रॉ किया हुआ है और बैंक से निकाले हैं, तो आपकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग। जिस कारण से आपका पैसा जा रहा है उस कारण को आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। और पैसा कहाँ से गया है, तो वो पैसा गया है आपका बैंक कॉलम से, इसलिए आपने बैंक के कॉलम में अमाउंट को लिखा है ₹100। दैन इसके बाद आपका जो अगला ट्रांजैक्शन है 20 तारीख का, तो ऋण का भुगतान 3,000 रुपये पाया। आपको पैसे मिले हैं, पैसे मिले किससे, लोन अकाउंट। तो आपने क्या लिखा, जनवरी 20 में टू लोन अकाउंट कितना पैसा मिला, 3,000 रुपये। एक पार्ट आपका हुआ है। अनादर पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है कि इसमें से 2,000 रुपये बैंक में जमा किए। पहले आपके व्यापार में 3,000 रुपये आए हैं, आफ्टर दैट आपने 2,000 रुपये फिर ट्रांजैक्शन के माध्यम से बैंक में जमा कराए हैं। तो बैंक में जमा कराने की हमारी एंट्री क्या होती है, एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपने लिखा है बैंक कॉलम के डेबिट में आपने क्या लिखा, टू कैश अकाउंट, और LF कॉलम में आपने क्या लिखा, C फॉर काउंटर एंट्री के लिए, और क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाई। अब देखिए फिर मिस्टेक हो गया इनसे प्रिंटिंग में लिखते समय, तो आपने क्या लिखा था, बैंक कॉलम में अमाउंट लिखा, क्या लिखा था, टू कैश अकाउंट, और यहाँ आप क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, और आप लिखेंगे क्या, इसकी अमाउंट कैश कॉलम में। तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, और बाकी उसके बाद आपको बैलेंस निकालना है। अब इस सवाल में जो आपने बैलेंस निकाले हुए हैं, तो देखिए जो डिस्काउंट का है, डिस्काउंट का केवल डेबिट साइड है, टोटल करके छोड़ दीजिएगा, उसका बैलेंस नहीं निकलता है। डेबिट टोटल डेबिट में लिख लेंगे, क्रेडिट टोटल क्रेडिट में लिख लेंगे। और जो कैश कॉलम का मैनेजमेंट है, तो आपको पता है कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। पहले आप टोटल लगाइए, उसके बाद बैलेंस निकालिए। और जो बैंक कॉलम का है, चूँकि इसमें भले ही ओवरड्राफ्ट था, लेकिन बैंक कॉलम का डेबिट टोटल ज़्यादा हो चुका है, तो इसका भी आपका डेबिट बैलेंस बच रहा है 1,900 रुपीज़। तो ये थे आपके कैश बुक के बारे में कुछ सैम्पल, और उसके बारे में हमने चर्चा की कि किस तरीके से हम कैश बुक को मेंटेन करते हैं। बाकी हम PT कैशियर के माध्यम से PT कैश बुक भी मेंटेन करके चलते हैं व्यापार में छोटे मोटे खर्चों के लिए। तो ये सारी चर्चाएं अभी हमने जो की वो आपकी कैश बुक के बारे में थी। अब इसके बाद हम आगे अगला जो टॉपिक उठा रहे हैं
तो वो अगला टॉपिक हमारे पास है रोजनामचा का उपविभाजन, और इसमें हम बात कर रहे हैं सहायक बहियों के बारे में। तो सब डिवीज़न ऑफ जर्नल, और इसमें जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे सब्सिडरी बुक्स के बारे में। अब ये किस तरीके से होती हैं और कैसे हमको इसको मैनेज करके चलना है, तो इसको हम इंट्रोडक्शन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं क्या कि छोटे व्यवसायों में लेन देनों की संख्या सीमित रहने से, चूँकि उसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शन रहते हैं, इनका प्रारंभिक लेखा रोजनामचा में हम करते हैं, जर्नल में करते हैं, और उसी के आधार पर हम क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी और प्राप्य पत्र, देय पत्र, रोकड़ संबंधी सभी लेखों को हम एक जगह करते हैं। लेकिन यदि यही बात बड़े व्यापारों के बारे में सोची जाए तो ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं और सभी ट्रांजैक्शन को रोजनामचे में लिखना संभव नहीं है। इसलिए हम सब डिवीज़न ऑफ जर्नल करते हैं, जिसका एक पार्ट अभी हमने कैश बुक समझा था। अब आगे जो हम डिवीज़न कर रहे हैं वो सहायक बहियों के रूप में कर रहे हैं। तो ये जो सहायक बहियाँ आपके लिए बनानी हैं, तो वो कई प्रकार की आप सहायक बहियाँ मैनेज करेंगे, और इसके संबंध में बिग और विल्सन कहते हैं कि वर्तमान काल में रोजनामचा को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिन्हें सहायक पुस्तकें कहा जाता है, और यह विभिन्न भागों में रखी जाती हैं। ठीक है, सहायक पुस्तकों को प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या विशेष उद्देश्य वाली सहायक पुस्तकें, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। अब ये जो सहायक पुस्तकें आप बना रहे हैं, तो सहायक पुस्तकें आप कौन कौन सी बनाएंगे, तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो सहायक पुस्तकें सब्सिडरी बुक्स आपकी होती हैं कैश बुक, जो हम इसके पहले अभी समझ के आए हैं। परचेज बुक, अब इसमें क्या क्या लिखा जाएगा वो भी आप एक लाइन में समझते जाइए। कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करेंगे, कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट्स के बारे में आपको इसमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है। दूसरा, आप परचेज बुक मेंटेन करेंगे, तो परचेज बुक में आप ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, उधार माल का क्रय लिखेंगे। सेम सेल्स बुक में आप लिखेंगे तो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, केवल उधार माल का विक्रय आप लिखेंगे। और क्रय वापसी वही में परचेज रिटर्न बुक में आप लिखेंगे गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, आपूर्तिकर्ता को माल की वापसी जो आपने की है वो क्रय वापसी वही में लिखेंगे। और विक्रय वापसी वही सेल्स रिटर्न बुक में आप लिखेंगे ग्राहकों के द्वारा माल की वापसी, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर्स। देन प्राप्य बिल वही आप मेंटेन करेंगे, बिल्स रिसीवेबल बुक, जिसमें आप प्राप्य विपत्रों, बिल्स रिसीवेबल्स का रिकॉर्ड मैनेज करेंगे। सेम बिल्स पेएबल बुक में आप देय विपत्रों का रिकॉर्ड मैनेज करेंगे। अब इन 7 के अलावा यदि कोई ट्रांजैक्शन अभी भी बचा हुआ है, तो उन सभी ट्रांजैक्शंस को आप जर्नल प्रॉपर मुख्य जर्नल में लिखेंगे। तो सहायक पुस्तकें जो आपने अभी कैटेगरी 7 डिवाइड की थी, इसके अलावा भी आपके पास कोई ट्रांजैक्शन बचता है तो उस ट्रांजैक्शन को आप मुख्य रोजनामचा में लिखेंगे। तो दोज ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक और एनी अदर बुक इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि पूरा काम डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, काम बंट चुका है, और काम बंटने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित हो जाएगी और काम कम समय में और इफ़िशियंसी के साथ किया जा सकता है, और हमारी जो बुक्स हैं वो काफ़ी छोटी बनेंगी, आसानी से उनको मैनेज किया जा सकता है। तो इस तरह से अभी हम जो बात कर रहे थे सब्सिडरी बुक्स के बारे में कि ये क्यों बनाई जाती हैं, उसकी अभी हमने चर्चा आपके सामने की। इसके बाद हम सहायक बहियों को चूँकि प्रयोग कर रहे हैं, तो सहायक बहियों के लाभ क्या क्या हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसको हम क्यों मैनेज करके चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो उन्होंने बिंदु दिया है कि ऑल इन्फॉर्मेशंस एट वन प्लेस, एक ही स्थान पर सभी सूचनाएं आपको मिल जाती हैं। तो कहने का एस्पेक्ट ये है कि आप जब सब्सिडरी बुक्स को मैनेज करते हैं, रोजनामचा को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो आप किसी भी बुक के बारे में जानकारी आप लेना चाहें तो वो आसानी से आपको जानकारी संबंधित बुक से मिल सकती है। देन इजी चेकिंग, जांच में सरलता, तो एस्पेक्ट ये है कि आपने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, काम बांटा हुआ है, तो जिस भी काम की आप जांच करना चाहते हैं उस संबंधित कर्मचारी से मिलके उस बुक के बारे में हम आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके बारे में चेक किया जा सकता है। देन कपट पर रोक, तो कहने का एस्पेक्ट ये है कि आपने जो भी काम जिस व्यक्ति को दिया है वह काम उसी को करना है,
यदि कुछ गलती होगी तो जिम्मेदार वही है। तो इसलिए छल कपट जो भी हैं आपके व्यापार में वो आसानी से रुक जाते हैं। और हेल्पफुल इन रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स, विवाद सुलझाने में सहायक। यदि कोई विवाद आपका हो जाता है किसी व्यापारी के साथ, तो रोजनामचा खाता बही के स्थान पर आपने जो बुक्स बनाई हैं सब्सिडरी बुक, वो भी आपकी न्यायालय द्वारा वैधानिक रूप से मान्य हैं, तो उनको आप बाई एविडेंस आप इसको मान करके कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं और आपका डिस्प्यूट आसानी से सॉल्व हो सकता है। और इसके बाद है पुस्तपालन कार्य का वैज्ञानिक बंटवारा। तो देखिए साइंटिफिक डिवीजन ऑफ बुक कीपिंग वर्क, बुक कीपिंग का वर्क यदि अकेला कर्मचारी करता रहेगा तो बहुत सारा वर्क हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया आपने, उस कार्य को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो वैज्ञानिक रूप से बढ़ चुका है। और इसके बाद जो आपको दिया है कि इंक्रीज इन एफिशिएंसी, दक्षता वृद्धि, कर्मचारियों का जो वर्क है, चूँकि वो एक जैसा वर्क लगातार करते रहते हैं तो इसलिए उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, दक्षता बढ़ती है। समय और श्रम की बचत, सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर, तो आपको कम काम करना है, आप आसानी से काम कर सकते हैं और जिस काम को आप बार बार करते हैं उसमें आपकी एक्सपर्टीज भी बढ़ती है। देन अंतिम खाते बनाने में सुविधा, तो फैसिलिटिंग इन प्रिपेयरिंग और फाइनल अकाउंट। तो इस तरीके से आपका क्या है कि जो अंतिम खाते आप बनाते हैं तो अंतिम खाते बनाने में भी आपको ये सहायक बहियाँ मदद करती हैं। आपके बैलेंसेज आपके निकल आते हैं तो उन बैलेंसेज को आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, तलपट बनाया जाता है और उसके बाद अंतिम खाते बनाने में आपको मदद मिलती है। तो ये बात थी सहायक बहियों की आपके लाभ के बारे में। इसके बाद हम अगला जो बिंदु है वो उसके बारे में हम बात करते हैं खाता बही के बारे में कि लीजर क्या होता है, खाता बही का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए अब उस बात के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं खाता बही के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि खाता बही हम जनरल एंट्री करने के बाद इसको तैयार करते हैं और खाता बही में विभिन्न प्रकार के आपके खाते खोले जाते हैं। आपका कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन सभी प्रकार के खातों को आप इसमें मैनेज करके चलते हैं। खाता बही के यदि हम उद्देश्यों की बात करें तो कुछ उद्देश्य आपकी स्क्रीन पर हैं, तो जिसमें है आर्थिक स्थिति का ज्ञान आपको हो जाता है। कई प्रकार के आप संपत्ति दायित्वों के खाते खोलते हैं तो उनके शेष की जानकारी आपको मिल जाती है। और तलपट तथा अंतिम खाते बनाने का ये आधार है, क्योंकि इन्हीं शेषों के आधार पर आप आगे तलपट बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे और ट्रायल बैलेंस के बेस पर ही आपके फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं। और वैधानिक प्रमाण है, ये लीगल प्रूफ है। तो आपका यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उस स्थिति में आपका ये लेजर को वैधानिक प्रमाण माना जाता है। और विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति, तो जो भी आप जानकारी लेना चाहें अबाउट सेल, परचेज, डेप्टर, क्रेडिटर, इनकम, एक्सपेंसेस, तो वो सभी सूचनाएं आपको आसानी से खाता बही के माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं तलपट के बारे में कि तलपट ट्रायल बैलेंस किस तरीके से निर्मित किया जाता है और इसका मतलब क्या है। तो ट्रायल बैलेंस ऑन द बेसिस ऑफ लेजर बैलेंसेस, हम उनके आधार पर ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। और ट्रायल बैलेंस आपका मिलना इस बात का प्रमाण है कि अभी तक जो भी आपने काम किया हुआ है वह अर्थमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो कार्टर इस संबंध में कहते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत खाता बही में डेबिट की राशियों का योग क्रेडिट की सभी राशियों के योग के बराबर अवश्य होना चाहिए। और ये ज्ञात करने के लिए कि ऐसा है या नहीं, तलपट एक मानी हुई विधि है। तलपट जो ट्रायल बैलेंस आप तैयार करेंगे, तलपट खाता बही का संक्षिप्त संग्रह, ब्रीफिंग है। संग्रह होने के कारण माल खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, अंतिम खाता बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जो तलपट आप बना रहे हैं, तो तलपट आप बनाएंगे तो उसकी आपकी कुछ विधियां आपके सामने रहेंगी। तो कुछ विधियों के जो नाम आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, तो सबसे पहला नाम है आपके पास योग विधि। योग विधि में आप क्या करेंगे कि जितने भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं उन सभी के टोटल डेबिट साइड, क्रेडिट टोटल क्रेडिट साइड आप लिखेंगे और योग विधि का जो टोटल आएगा वो आपके टोटल ऑफ जर्नल से मैच होगा। तो ये थी आपकी योग विधि। दूसरी है आपकी शेष विधि। तो शेष विधि में आप क्या करेंगे कि जितने भी आपने बैलेंसेज निकाले हैं, डेबिट बैलेंसेज डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंसेज क्रेडिट साइड, सो सिंपल। तो आपका क्या बनेगा, शेष विधि से तलपट बन जाएगा, दोनों साइड के टोटल इसके बराबर मिलेंगे। योग एवं शेष विधि में आप क्या करेंगे कि जो टोटल आपके हैं सभी अकाउंट के, 2 कॉलम आप टोटल के लिए मैनेज करेंगे
डेबिट और क्रेडिट, और 2 कॉलम आप शेष के लिए डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब 4 कॉलम जब आप ट्रायल बैलेंस की एक साथ आप मैनेज करेंगे पर्टिकुलर के साथ में, तो वो आपकी कहलाएगी योग एवं शेष विधि, टोटल एंड बैलेंस मेथड। एंड लास्ट वन है कि बराबर वाले खातों का योग न लिखकर तलपट बनाने की विधि। तो कहने का एस्पेक्ट ये है कि जिन खातों का टोटल बराबर आया है उनको आप छोड़ दीजिए और बाकी सबका योग लिख दीजिए। तो है ये योग विधि ही, लेकिन इसमें सेम टोटल्स वाले खातों को आप नहीं लिखेंगे। तो ये आपकी 4 विधियां थीं जिनसे आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। और ट्रायल बैलेंस जो हम बना रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमको प्राप्त हो सके। और इसके बाद जो अगला शीर्षक हमारे सामने है कि तलपट मिल जाएगा लेकिन फिर भी कुछ अशुद्धियाँ हमारे खातों में हो सकती हैं, जैसे कि जो आपकी पहले स्क्रीन पर दिया गया है कि छूट जाने वाली अशुद्धियाँ, कोई एंट्री आपसे छूट गई तो वो ट्रायल बैलेंस में पकड़ में नहीं आ सकती। सैद्धांतिक रूप से आप गलत हैं, आपने माल क्रय किया या मशीन क्रय की और आपने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वो आपकी एंट्री सैद्धांतिक रूप से गलत है। गलत खाते में पर सही पक्ष में दर्शाना, जैसे आपको राम को डेबिट में लिखना था लेकिन आपने राम की जगह रामलाल के खाते के डेबिट पक्ष में लिख दिया, तो ये गलती भी आपको ट्रायल बैलेंस से पता नहीं लगेगी। प्रारंभिक लेखे में कुछ अशुद्धि आपके साथ हो गई है तो वो भी आपको ट्रायल बैलेंस से पता नहीं लगेगी। और एक कंपनसेटिंग एरर होती है, क्षतिपूरक अशुद्धि, कि एक खाते में हम गलती कर चुके हैं और उसी टाइप की दूसरी गलती हमने क्रॉस कर दी तो वो गलतियाँ आप उसमें कट चुकी हैं, तो वो भी आपको ट्रायल बैलेंस से पकड़ में नहीं आने वाली हैं। और पोस्टिंग से छूट जाने वाली कोई अशुद्धि है तो उस अशुद्धि को भी आप ट्रायल बैलेंस के माध्यम से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये अशुद्धियाँ इस टाइप से हैं कि जिनको आप ट्रायल बैलेंस के मिल जाने पर भी पकड़ नहीं पाएंगे। और लास्ट वन जो टॉपिक है समायोजन और समायोजन प्रविष्टियाँ, तो एडजस्टमेंट का एस्पेक्ट ये है कि ट्रायल बैलेंस हमने बना दिया है और उसके बाद जो जानकारी आपको दी जाती है वो समायोजन कहलाते हैं। जैसे एक समायोजन आपको हमेशा मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक आपकी समायोजन है और उसको समायोजन को 2 जगह लिखा जाता है और उसके संबंध में जो प्रविष्टियाँ हम करेंगे वह हमारी समायोजन प्रविष्टियाँ कहलाएंगी। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। काफ़ी सारे टॉपिकों पे हमने इस वीडियो में चर्चा की है। आई होप आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी और आप बुक के माध्यम से और ज़्यादा रिवीजन करें। तो जितना ज़्यादा बुक से आप फैमिलियर रहेंगे उतना ज़्यादा आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनेंगे। आप सभी ने मेरा वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।